नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मध्यकालीन इतिहास का क्लास चल रहा था, उसमें आज यह चौथी क्लास है। आज हम महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। इसमें कई तथ्य ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसमें डाउट होने की वजह से प्रश्न गलत होते हैं। जैसे भारत की पहली मस्जिद, दिल्ली का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और प्रश्न हमारे गलत होते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ है वह कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है। और दिल्ली सल्तनत का अगर हम समय काल देखेंगे तो यह 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक। इसका समय काल क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद और पांचवा था लोदी। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम गुलाम वंश वाले शासकों को देखेंगे। अब गुलाम वंश में कई बार पूछा जाता है कितने शासकों ने शासन किया, तो गुलाम वंश या इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं। तो इसको भी देखेंगे कि ममलूक क्यों कहते हैं, गुलाम क्यों कहते हैं। तो गुलाम वंश में 11 शासकों ने शासन किया। अब गुलाम वंश या ममलूक वंश कहने के कारण क्या है? कई इतिहासकारों का मानना है कि जो यह वंश है इसके अधिकांश जो शासक रहे हैं गुलाम रहे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से उन्होंने इस पूरे वंश को ही गुलाम वंश कह दिया। परंतु दूसरे इसके जो विरोध में इतिहासकार मत देते हैं कि प्रारंभिक शासक ही गुलाम हैं, न कि सब शासक इसके गुलाम हैं। तो एक इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह ने कहा कि प्रारंभिक शासकों की वजह से संपूर्ण वंश को गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रारंभिक शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन यही गुलाम थे, बाकी लोग गुलाम नहीं थे। तो उन्होंने एक नया शब्द दिया, ममलूक। ममलूक का क्या मतलब होता है? ममलूक का अर्थ है ऐसे स्वतंत्र माता पिता के संतान जो गुलाम थे, यानी उनके माता पिता तो स्वतंत्र थे परंतु वे पुत्र उनके गुलाम हो गए, तो उन्हें ममलूक कहा गया, ठीक। तो उनका यह जो कथन है कि इन्हें गुलाम वंश न कहा जाए बल्कि मामलूक कहा जाए, तो यह ज़्यादा उचित दिखाई देता है, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं। अब अगर याद करने का होता है कैसे याद करें, सबसे बड़ी समस्या यही है कि याद कैसे करें। तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के वंशों को याद करना हो तो ये बहुत प्रसिद्ध ट्रिक है, कई लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे एक ट्रिक है गुड़ खा तसले में, ठीक, गुड़ खा तसले में। दूसरी ट्रिक है गुलाब खिले तब सांस लो। ट्रिक क्या है याद करने का? गुलाब खिले तब सांस लो। तो इसमें क्या है? गुलाब से होता है गुलाम वंश। गुलाब से क्या है? गुलाम वंश। खिले से मतलब होता है खिलजी वंश। तब से हो गया तुगलक। सांस से हो गया सैयद। लो से हो गया लोदी वंश, ठीक, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। गुलाब खिले तब सांस लो या फिर गुड़ खा तसले में, दोनों टिक है, जैसे भी आपको जो पसंद है याद कर लीजिएगा। अगर समय काल की बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो समय है 1206 से लेकर के 1290 तक। कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कई बार नेट का जो एग्जाम होता है उसमें मैच करने के जो प्रश्न आते हैं उसमें यह पूछा जाता है। दूसरा जो राजवंश है खिलजी है,
1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक, कब से कब तक? 1290 से 1320 है। दूसरा जो है तुगलक, 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, कई पुस्तकों में 1412 भी मिलता है। ठीक, तो 1414 तक। उसके बाद आता है 1400 जो सैयद वंश है, इसका समय काल है 1414 से 1450 तक। 1414 से 1450 तक। और लोदी वंश की बात करेंगे तो लोदी वंश का जो समय है 1450 से 1526। ठीक, 1450 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो इनका समय है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, भाई जो मैंने बताया नेट में मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश? 5 राजवंश। गुलाम, उसके बाद क्या है? गुलाम, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। याद कैसे करना है? गुलाब खिले तब सांस लो। ठीक, कितने राजवंश? 5 राजवंश। 5 राजवंशों ने मिल करके 1206 से 1526 तक शासन किया। पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। ठीक, युद्ध में या रणभूमि में मरने वाला, युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी। तो याद रखिएगा। इसमें हमने देखा है पहला शासक कौन है? पहला शासक है ऐबक। अंतिम है लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। इसके विषय में क्या है प्रसिद्ध? युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक। ठीक, युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक। ठीक, तो इसको याद में रखिएगा। पहला शासक ये है ऐबक। जो दूसरा शासक कौन है? दूसरा शासक है कुतुबुद्दीन। अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। आगे देखते हैं और हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो मैंने बताया अब जो आता है पहला वंश जो है दिल्ली सल्तनत का, वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसी को मामलूक भी कहते हैं। मामलूक वंश। ठीक है, समय मैंने बताया था 1206 से 1290। 1206 से 1290 ईस्वी। ठीक, पहला शासक मैंने बताया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखिए इसमें 11 शासकों ने शासन किया। अब जब क्रम से मैं पढ़ाता रहूँगा तो सब शासकों का नाम बताता रहूँगा। एक ट्रिक है, याद कर सकते हो आप ट्रिक के माध्यम से। ऐबक आराम से इल्तुतमिश के घर गया। ट्रिक क्या है इसका भी? शासकों का क्रम याद करने का। ऐबक आराम से इल्तुतमिश के घर गया। ठीक, क्या हुआ? ऐबक जो है इल्तुतमिश के घर गया आराम से। ठीक, यहां पर गया की जगह पे आप कर सकते हो। ट्रिक तब बनेगी, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। घर रुका। ठीक, ऐबक जो है आराम से इल्तुतमिश के घर रुका। इसको देख लेते हैं। ऐबक का आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम से मतलब है आराम सा। आराम सा। ठीक, इल्तुतमिश का मतलब आपको पता है। रुका का मतलब होता है यहां पर रुकनुद्दीन
रुकनुद्दीन फिरोज शाह, या कई पुस्तकों में सिर्फ रुकनुद्दीन फिरोज भी लिखा है। ठीक, क्या है, ऐबक आराम से इल्तुतमिश के घर रुका। ये तो 4 शासक हो गए। अब आगे दूसरा क्या है, इसी में क्रम में, दूसरे क्रम में क्या है, रजिया। ठीक, पहला शासक ऐबक, ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। उसके बाद कौन है, रजिया शासिका बनते हैं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है। ठीक, या फिर पूरे मुस्लिम राजवंश में एकमात्र महिला शासिका है। कौन, रजिया जो है। रजिया किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है। तो रजिया ने क्या किया, बहाना से, रजिया ने बहाना करके अलाउद्दीन से क्या हुआ, रजिया ने बहाना करके अलाउद्दीन से नहीं मिली। ठीक, रजिया ने बहाना करके अलाउद्दीन से नहीं मिली। तो इसमें कौन कौन, देखिए, रजिया एक हो गया, एक रजिया हो गया। दूसरा है अलाउद्दीन आलम शाह, इसी का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, फिर उसके बाद कौन है, नहीं मिली। मिली से मतलब है, इससे नहीं से मतलब है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, ऐबक आराम से इल्तुतमिश के घर रुका। रजिया बहाना करके अलाउद्दीन से नहीं मिली। रजिया एक शासिका, दूसरा अलाउद्दीन, नहीं मतलब नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, एक इसका एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासक बनता है, नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है। उसके बाद बनता है कौन, बलबन। जो तीसरा इसका पार्ट है, बलबन के बाद कैमूर्स राजा बना। ठीक, तो इसमें बलबन का तो आपको पता ही है। के बाद का मतलब है कैकूबाद, उसके बाद कैमूर्स। ठीक, उसके बाद कौन है, कैमूर्स। इससे क्या पता चला कि जो गुलाम वंश है इसका आखिरी जो शासक है वह कौन है, कैमूर्स है। ठीक, तो हमने ट्रिक में क्या क्या देखा, हमने ट्रिक में देखा कि ऐबक आराम से इल्तुतमिश के घर रुका, रजिया बहाना करके अलाउद्दीन से नहीं मिली। ठीक, अगला जो भाग इसका क्या है, बलबन के बाद कैमूर्स राजा बना। तो इतने 11 शासक हैं गुलाम वंश के, और इनके बारे में अगली वाली क्लास में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, किसका क्या कार्य है, कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानना। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानना। तो ये कब शासक बनता है, 1206 में। इसका जो समय क्या है, 1206 से 1210 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जान लेते हैं हम कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो पहली बात, इसका मूल स्थान पूछता है कई बार परीक्षा में। तो इसका जो मूल स्थान है तुर्किस्तान। ठीक है, तो इसके जो माता पिता थे वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। अब यह जब छोटा था तो इसके माता पिता ने क्या किया, इसके परिवार वालों ने इसको बेच दिया। कहाँ पर, फारस में। फारस में एक जगह है नीसापुर। ठीक, क्या नाम है, नीसापुर। फारस में बेचा। उस फारस जहाँ स्पेसिफिक जगह है उसका नाम था नीसापुर। ठीक है, फारस में एक जगह है उसका नाम है नीसापुर।
यहाँ के एक काजी थे। काजी का मतलब आपको पता होगा, जो उस टाइम पे न्यायालय में न्याय का कार्य करते थे। ठीक, तो काजी का क्या नाम था? फखरुद्दीन उनका नाम था। उनको एक और नाम से जाना जाता था, अब्दुल अजीज कोकी। क्या नाम है काजी का? फखरुद्दीन या फिर अब्दुल अजीज कोकी। ठीक है। ऐबक के माता पिता ने फारस या निसापुर में, फारस के निसापुर में अब्दुल अजीज कोकी जो वहाँ के काजी थे उनको बेच दिया ऐबक को। ठीक, तो उस समय संतानों को बेच दिया जाता था क्योंकि धन की कमी होती थी, इसकी वजह से लोग अपनी संतानों को बेच देते थे, या फिर युद्ध में गुलाम बनाए जाते थे लोगों को, तो इसकी वजह से भी गुलाम रखने का प्रचलन बहुत था। अब गुलाम लोग क्यों रखते थे उस टाइम पे? तो पहली बात है, जो बड़े बड़े विद्वान उस टाइम के थे उनका यह मानना, मतलब अपने बड़प्पन के लिए वो लोग रखते थे, और तत्कालीन समय में गुलामों को बहुत अच्छी तरीके से उनके रुचि के हिसाब से शिक्षाएं दी जाती थी। किसी को तलवारबाज या घुड़सवार या फिर सैनिक शिक्षा या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छे से उनका पालन पोषण एक पुत्र के रूप में किया जाता था। तो जब काजी को बेचा जाता है तो काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी फखरुद्दीन, जो अब्दुल अजीज कोकी इनका नाम है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और क्या कहते हैं, उन्हें सैन्य शिक्षा ऐबक को प्रदान करवाई। फिर कुछ समय बाद काकी जो हैं कोकी, अब्दुल अजीज कोकी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया। ठीक, कहाँ पर बेचा? मोहम्मद गौरी के पास गजनी में ले आकर के बेच दिया। किसको? ऐबक को। किसने बेचा? अब्दुल अजीज कोकी के जो पुत्र थे उन्होंने ऐबक को बेच दिया गजनी ले आकर के मोहम्मद गौरी से। अब जब गौरी के पास आया तब उस टाइम पे ऐबक बड़ा हो चुका था। तो ऐबक को गौरी ने क्या किया? अपना सिपह सालार, अपना अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। ठीक, क्या किया? गौरी ने बनाया इसको, गौरी ने ऐबक को क्या बनाया? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, इसका क्या मतलब होता है? अश्वशाला का ठीक, अश्वशाला का प्रमुख। तो अमीर ए आखुर उस टाइम पे बहुत बड़ा पद होता था, बहुत विश्वसनीय लोगों को ही अश्वशाला का प्रमुख बनाया जाता है। ठीक, तो जब ये अमीर आखुर बन जाता है, अश्वशाला का प्रमुख बन जाता है, तो धीरे धीरे अपनी सेवाओं के माध्यम से वह मोहम्मद गौरी का बहुत ही प्रिय हो जाता है। तो बाद में जब आप देखोगे 1206 के बाद जब गौरी की मृत्यु होती है तो उसे ऐबक को दिल्ली सल्तनत या फिर भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधि भी बना देता है। अब ऐबक से संबंधित और प्रश्न हैं, तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसकी उपाधियां क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं ऐबक की उपाधि क्या क्या है। तो ऐबक को एक कहा जाता था कुरान खां, दूसरा उपाधि इसकी थी पील खां। ठीक, पील खां। कुरान खां क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह कुरान का पठन पाठन जो है बहुत सुरीली आवाज में उसका गायन करता था। ठीक, कुरान का बहुत सुरीली आवाज में गायन करने की वजह से इसको पूरा कुरान कंठस्थ था, तो गायन अच्छे से करता था, कुरान पूरा कंठस्थ था, उसको बढ़िया से लोगों को बताता था, पढ़ता था, इसकी वजह से इसका नाम कुरान खां रख दिया गया। दूसरी उपाधि क्यों थी? पील खां क्यों नाम इसको कहा गया? क्योंकि यह हाथियों का दान करता था। ठीक है, लोगों को हाथियां दे देता था दान में। तीसरी उपाधि इसकी थी लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का तात्पर्य था कि लाखों का दान करने वाला, यानी यह बहुत भारी मात्रा में जो धन का दान लोगों को करता था। पील खां यानी हाथियों का दान करने के लिए,
और लाख बक्स यानी लाखों मुद्राएं दान में देने के लिए, लाखों का दान करने के कारण। दान किस चीज़ का? मुद्राओं का दान करता था। उसके बाद जो कुरान खां मैंने बताया, कुरान खां क्यों कहा जाता था? क्योंकि सुरीली आवाज़ में कुरान का गायन करता था। एक उपाधि और इसकी थी, हातिम द्वितीय। ठीक, इसकी एक उपाधि थी हातिम द्वितीय। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसने ऐबक को लाख बक्स कहा है? लाख बक्स जो है उपाधि है, किसने दिया है? तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसको दिया था मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक, मिनहाजुद्दीन सिराज ने ऐबक को क्या कहा था? लाख बक्स कहा था। यह प्रश्न भी, यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखते हैं कि कहाँ से ऐबक का उत्थान शुरू होता है। कहाँ से ऐबक अपने जो वर्तमान समय में या बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, इसका उत्थान शुरू कहाँ से होता है? तो यह जब तराइन का युद्ध होता है, कई बार गौरी के साथ इसने कई युद्धों में भाग लिया था। तराइन के युद्ध में भाग लिया। जब ऐबक क्या कहते हैं, गौरी वापस चला जाता है, तो इसने कई भारतीय शासकों को पराजित किया, जिसमें परमार देव थे। यानी गौरी के जाने के बाद भी भारतीय जो प्रांत थे वहाँ पर इसने शासन व्यवस्था को अच्छे से संभाला, नए नए प्रांतों पर अधिकार किया, वहाँ के शासकों को पराजित किया। तो इसकी वजह से गौरी की नज़र में इसकी जो योग्यता और बढ़ जाती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी को कोई पुत्र था नहीं। गौरी अक्सर कहा करता था, मोहम्मद गौरी अक्सर कहा करता था कि कई सुल्तानों के एक पुत्र होंगे या 2 या 4 पुत्र होंगे, मेरे लाखों पुत्र हैं, क्योंकि मेरे गुलाम या मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं, जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्यों में मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कई सुल्तानों को 1, 2 या 4 पुत्र होंगे, परंतु मेरे लाखों पुत्र हैं। और वो पुत्र कौन है? मेरे दास या मेरे गुलाम जो हैं वो मेरे पुत्र हैं। मेरी मृत्यु के बाद मेरे जीते हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व वही लोग करेंगे। तो यह कथन कौन कह रहा है? मोहम्मद गौरी कह रहा है। हो सकता है प्रश्न में पूछ ले। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके बाद यह जब वापस चला जाता है, तो उसी टाइम मोहम्मद गौरी ने ऐबक को प्रतिनिधि बना दिया। कहाँ का? भारतीय प्रांतों का। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कई इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि ही बनाया था। ठीक, और कुछ नहीं बना था। परंतु एक इतिहासकार हैं फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। जब मैं दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ में शुरू कर रहा था मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें मैंने फ़ख्र-ए-मुदब्बिर के विषय में पढ़ाया था, बताया था कि उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जो हैं तत्कालीन समय के एक समकालीन इतिहासकार हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनके इतिहास की जो रचना इन्होंने की है वह समकालीन इतिहास को जानने का अच्छा और प्रामाणिक स्रोत भी है। इनका मानना था कि 1205 ईस्वी में क्या हुआ है? 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक, उत्तराधिकारी को जो उस समय की फारसी भाषा उसमें वली अहद कहा जाता था। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर कौन? फ़ख्र-ए-मुदब्बिर एक इतिहासकार हैं। इनका कथन था कि 1205 में ही गौरी ने अपना ऐबक को वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वली अहद का मतलब है उत्तराधिकारी। ठीक है, यानी एकमात्र इतिहासकार कौन? फ़ख्र-ए-मुदब्बिर, जो उस समय के समकालीन लेखक हैं, उन्हीं का मानना है कि 1205 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपना वली अहद या फिर उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। परंतु
और जो इतिहासकार हैं इस तथ्य को नहीं मानते हैं। अब न मानने के कारण भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर गौरी का उत्तराधिकारी होता तो स्वयं शासक कहलाता, या शासक की उपाधि या राजा की या बादशाह की उपाधि धारण करता। उस समय जो सुल्तान की उपाधि होती थी उसको धारण करता। परंतु कभी भी ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। उसने अपने आप को मलिक या सिपह सालार ही कहा है। क्या कहा है? 2 उपाधियाँ, मलिक या फिर सिपह सालार कहा जाता था। ठीक, तो यही धारण किया है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ऐबक की गौरी की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर में धीरे जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तो 25 जून 1206 को लाहौर के जो जनता थी उन्होंने ऐबक को बुलाया कि आप हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें और यहाँ का शासन व्यवस्था जो यहाँ की है उसको संभालें। ठीक, तो कब? 25 जून 1206। तो लाहौर, ठीक, लाहौर की जनता ने जब इसको बुलाया तो 25 जून 1206 को इसने वहाँ पर क्या कहते हैं, अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद वहाँ का शासक बन गया। अब शासक से मतलब राजा नहीं है, एक प्रतिनिधि के रूप में ही वहाँ शासन कर रहा है। ठीक, तो वहाँ पर अधिकार किया लाहौर पर, और वहाँ पर सत्ता ग्रहण की, और लाहौर को ही राजधानी बनाया अपने। ठीक, 25 जून 1206 को लाहौर में सत्ता ग्रहण की, सत्ता ग्रहण की, और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अब यह दिल्ली नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके भी कई कारण हैं। ठीक, तो उसको अभी बताऊंगा आगे। तो इसीलिए इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। और एक चीज़, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक का जब प्रश्न आता है तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है, बल्कि इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी सबसे पहले इल्तुतमिश ने बनाया, और दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले इल्तुतमिश ही बैठा, न कि ऐबक बैठा है। तो अगर प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ऐबक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक इल्तुतमिश, दिल्ली का वास्तविक शासक इल्तुतमिश, न कि क्या कहते हैं, ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है ऐबक, परंतु दिल्ली का वास्तविक शासक नहीं है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक नहीं है। ये जो तथ्य याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, लाहौर में इसने राजधानी बनाया और लाहौर में ही रहने लगा। अब आ क्यों नहीं रहा है, दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है, जबकि दिल्ली पर इसका अधिकार है उस टाइम पे, परंतु आ नहीं रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, इसकी कई समस्याएं हैं। तो समस्याओं को देख लेते हैं, क्या क्या समस्याएं इसकी हैं कि दिल्ली में यह आ क्यों नहीं रहा, दिल्ली की गद्दी पर बैठ क्यों नहीं रहा है। पहली समस्या, उस समय के मोहम्मद गौरी के जो और गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जो गुलाम थे, जिसमें प्रमुख थे नासिरुद्दीन कुबाचा और एल्दौज। 2 नाम बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक था कुबाचा, इसी को नासिरुद्दीन, पूरा नाम इसका था नासिरुद्दीन कुबाचा, और जो दूसरा व्यक्ति था वह था एल्दौज। यही 2 व्यक्ति थे जिनकी वजह से यह दिल्ली नहीं आ रहा था। अब देखिए, ऐबक कहाँ पर शासन कर रहा है, लाहौर पर। जब गौरी की मृत्यु होती है तो एल्दौज कहाँ पे, जो कुबाचा है, कहाँ पर शासन कर रहा है, कुबाचा सिंध का राजा बन बैठा है। ठीक, सिंध पर अधिकार करके वहाँ के शासन को संभाल रहा है। ठीक, और जो एल्दौज है वह कहाँ का शासक बन गया है, वह गजनी का शासक बन गया है। ठीक, अब एल्दौज जो है गजनी का शासक बन गया है, गौरी जो है गजनी का शासक था। वहाँ की जो प्रांत थे उन पर अधिकार करके गौरी अपना अधिकार मानता था। तो इसकी वजह से, गजनी का शासक होने की वजह से, और क्या कहते हैं, जो एल्दौज है वह क्या कह रहा है कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ वास्तविक, किसका, गौरी का, क्योंकि मैंने गजनी पर शासन किया है, गजनी की सत्ता मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे दिल्ली की सत्ता पर भी अधिकार होना चाहिए मेरा। ठीक,
गजनी पर शासन संभालने की वजह से, गजनी पर अधिकार करने की वजह से एल्दौज कह रहा है कि मैं गजनी का वास्तविक शासक और गौरी का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे भारत पर भी, जो भारत के प्रांत हैं उस पर भी अधिकार करने का अधिकार है। ठीक, अब होता क्या है, सिंध पर जब कुबाचा का शासन है तो इससे कैसे ऐबक पीछा छुड़ाता है। तो ऐबक ने क्या किया, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। ऐबक की बहन एक थी, उसका विवाह किससे किया, कुबाचा ने ऐबक की बहन से विवाह कर लिया, या फिर ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया, कुबाचा से कर दिया। तो रिश्तेदारी में बदल गया दोनों का जो वो है। तो राजनीतिक रूप से वो भले ही प्रतिद्वंदी थे, परंतु जब वे रिश्तेदार के रूप में परिवर्तित हो गए तो वहाँ पर जो लड़ाई का वो है कम हो गया। अब युद्ध की संभावना कम हो गई, आपस में टकराव नहीं था इन लोगों के बीच में। अब एल्दौज से क्या करता है, एल्दौज से भी तो कुछ करना होगा ना ताकि उससे बचा रहे। तो एल्दौज, इसने क्या किया, एल्दौज की एक पुत्री थी, उससे अपना विवाह कर लिया। ठीक, इसकी पुत्री से अपना विवाह कर लिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया। कंफ्यूजन कहाँ आएगा, कुबाचा या एल्दौज से। तो ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया। बहन और बाचा, ठीक, बहन और कुबाचा, एक सेंटेंस थोड़ा मिल रहा है, तो इसकी वजह से यानी बहन का विवाह कुबाचा से किया, जबकि एल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, एल्दौज गजनी पे शासन कर रहा है। कहाँ पर, गजनी पर शासन कर रहा है। यहीं पर ख्वारिज्म शाह ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब ख्वारिज्म शाह ने आक्रमण किया तो एल्दौज जो है वह गजनी से भाग करके कहाँ पर चला आया, पंजाब में भाग आया। जब पंजाब में आया तो इसने, ऐबक ने एल्दौज को पराजित कर दिया। तो यहाँ से भी उसको क्या कहते हैं, जो युद्ध की संभावना या फिर उसके प्रतिद्वंदी थे दो, एक तो कुबाचा समाप्त हो गया क्योंकि उससे शादी कर लिए। यहाँ पर एल्दौज से एल्दौज की पुत्री को अपना पत्नी बनाया था, परंतु फिर भी यह एक खतरनाक प्रतिद्वंदी था। तो जब ख्वारिज्म शाह ने इस पर आक्रमण किया गजनी पर, तो यह भाग करके पंजाब में आया। तो पंजाब पर एल्दौज ने आक्रमण करके एल्दौज को पराजित कर दिया। तो यहाँ से इसकी समस्या समाप्त हो जाती है। फिर भारत में क्या होता है कि इसी समय इसका एक गुलाम था, इल्तुतमिश। कौन गुलाम था इसका, इल्तुतमिश। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश इसका गुलाम था, परंतु जब यह शासक बनता है तब गुलाम नहीं रहता है। आपको याद होगा गौरी ने ही कहा था कि इल्तुतमिश जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इससे दास्ता से मुक्त कर दो। यानी ऐबक तब गुलाम था, परंतु इसने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति दे दी थी, यानी अपने मालिक से पहले क्या कहते हैं, यह मुक्त हो गया था। इसके पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। तो इल्तुतमिश गुलाम तो पहले था, परंतु शासक जब ऐबक बनता है तो उस टाइम पे इल्तुतमिश गुलाम नहीं रहता है। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक, इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो यह जो तथ्य है, किससे अपनी बहन का विवाह कर रहा है, किसकी पुत्री से विवाह कर रहा है, अपनी पुत्री का किससे विवाह कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, नहीं तो यहीं पे प्रश्न गलत होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वह उसका साथ देने लगा इल्तुतमिश। अब तो यहाँ पे उसको कोई समस्या नहीं है। एक जगह और बचता है, बंगाल। बंगाल में इसको क्या प्रॉब्लम है, बंगाल में आपने देखा होगा जब गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो बंगाल में क्या कहते हैं, उसका ही एक सिपाही जो है जाकर के अधिकार कर लेता है लखनौती पर। ऐबक के समय ऐबक ने क्या किया, कैमाज रूमी नामक एक उसका सेनापति था, उसको बंगाल भेजा अधिकार करने के लिए। ठीक, अधिकार करने के लिए उसको बंगाल भेजा।
तो कैमाज रूमी जो है उसने अपनी तरफ से, ठीक, ऐबक ने कैमाज रूमी को भेजा, कैमाज रूमी ने अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया। ठीक, ऐबक ने किसको भेजा? ऐबक ने बंगाल में किसको भेजा था? कैमाज रूमी को। ठीक, अब रूमी ने क्या किया? अली मर्दान खां जो हैं इसको वहां का सूबेदार बना दिया। ठीक, बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो यानी इसी के व्यक्ति, यानी इसके सेनापति का जो सैनिक था उसके अंडर में ही था। यानी बंगाल पर भी क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। कब? ऐबक के समय। बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में पहली बार मिलाया गया। कब? ऐबक के समय में। तो यानी अब यहाँ से भी इसकी समस्या समाप्त हो गई है। अब इसके धीरे धीरे प्रतिद्वंदी जो हैं समाप्त हो जा रहे हैं। एक तथ्य और पूछता है कई बार परीक्षा में कि इल्तुतमिश को खरीदा कब था? इसने गुलाम जब बनाया था तो खरीदा कब था? तो आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था उसमें गौरी के विषय में, तो उस टाइम पे ऐबक ने अनिलवाड़ा का युद्ध किया था। ठीक, ऐबक ने अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया था 1197 में। वहीं पर क्या कहते हैं, जो ये है इल्तुतमिश को इसने खरीदा था। किसने? ऐबक ने। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर जब खरीदता है तो बाद में धीरे धीरे इसकी पदोन्नति करता है और इसे सर ए जानदार का पद देता है। किसको? इल्तुतमिश को सर ए जानदार का पद देता है। उसके बाद फिर उसकी और पदोन्नति करके अमीर ए शिकार का पद भी दे देता है। यानी दो पद इसको मिलते हैं इल्तुतमिश को ऐबक से। एक था सर ए जानदार, दूसरा था अमीर ए शिकार। ये दो पद मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से इल्तुतमिश कभी भी ऐबक का विरोध नहीं करता है। अब देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वह है ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं। अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे तो आपको सब पता ही होगा। पहला जो है इसने सबसे पहले काम किया क्या? भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, यानी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था ये। ठीक, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक प्रथम तुर्की शासक था। और उसके बाद क्या इसने क्या किया? कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया। ठीक, क्या किया? कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया, यानी शुरू किया। ठीक, कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया, परंतु निर्माण किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अब कुतुब मीनार, प्रश्न पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ऐबक ने क्यों किया या फिर किनकी याद में करवाया था? तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था इनका? ठीक, ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, निर्माण कुतुब मीनार का जो है क्यों हुआ था। कई लोग बोलते हैं कि भारत में इसने शासन जब किया तो अपनी महानता को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं इमारत का निर्माण करवाया। परंतु सच्चाई यह है कि कुतुब मीनार का जब निर्माण करवाया गया था तो उसका प्रयोग, उसी के बगल में आप देखोगे एक मस्जिद भी बनाई गई थी। तो कुतुब मीनार का जो प्रयोग होता था वह अजान देने के लिए किया जाता था। अजान क्या होता है और नमाज, दोनों में अंतर होता है। अजान होता है कि लोगों को बुलाना है कि नमाज का समय हो गया है। अजान के माध्यम से लोगों को बताया जाता था कि नमाज का समय हो गया है, आप लोग मस्जिद में आकर के नमाज पढ़िए। यानी एक प्रकार से निमंत्रण देने का एक माध्यम था। अब ऊंचाई पर क्यों बनता था? क्योंकि ऊंचाई पर से आवाज़ दूर तक जा सकती है। ठीक, उस समय लाउड स्पीकर ऐसा यंत्र तो था नहीं कि आप लाउड स्पीकर से आओ कर दोगे तो लोग आ जाएंगे। तो उस टाइम आवाज़ के माध्यम से ही बुलाया जाता था। तो ऊंची इमारत पर चढ़ उसकी आवश्यकता होती है। तो जो मुअज्जिन होता है वह इमारत पर चढ़ करके, यानी कुतुब मीनार पर चढ़ करके नमाज आवाज़ देता था कि नमाज का समय हो गया है, आकर के आप लोग क्या करोगे, नमाज पढ़ लो। ठीक, तो इसका प्रयोग इसलिए होता है। पहली ये जो है संरचना कुतुब मीनार इसने निर्माण करवाया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, अजमेर में, इसने अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ एक शासक थे, उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने क्या किया था, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। ठीक, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। तो इन्होंने क्या किया, उसको तुड़वा दिया। किसने? ऐबक ने। ऐबक ने इसको तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब इसके नाम को लेकर के भी मतभेद है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद क्यों कहा जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर उस समय 2.5 दिन का यानी 2.5 दिन का मेला लगता था। ठीक, 2 दिन और दोपहर तक का मेला, तो 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था। जबकि कई इतिहासकार ऐसे हैं, उनका मानना था कि यह जो मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, यह 2.5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया। अब 2.5 दिन में मस्जिद बन सकती है? हाँ, बन सकती है। कैसे? क्योंकि यह संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक, अब कोई संरचना पहले से बनी है, ठीक, छत पड़ा है मान लीजिए, अब करना इनको क्या है, बस तोड़ना था। तोड़ करके क्या किया, यहाँ पर गुम्बद नुमा एक चीज़ बना दिया, हो गया, मस्जिद बन गया। ठीक, तो बन सकता है। तो 2.5 दिन का एक झोपड़ा मस्जिद बनवाया। पूछा जाता है कहाँ पर बनवाया, तो ध्यान में रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में है। उसके बाद इसने एक और मस्जिद बनवाया था, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको दिल्ली में बनवाया था। ठीक, कहाँ पर, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ऐबक ने नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी ने बनवाया था। तो हो सकता है ऐसा रहा हो, अभी तो इसका प्रमाणिक वो नहीं है, कई पुस्तकों में ऐसा मिलता है। ऐसा रहा हो उसने, गौरी ने आदेश दिया हो कि बनवाना है वहाँ पर मस्जिद, परंतु उसके बाद वह ख़त्म हो गया हो, या फिर मस्जिद बन रही हो, नाम इसका रहा हो कि ऐबक ने बनवाया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इसने 2 मस्जिद बनवाई, एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है इसको निर्माण करवाया। एक प्रश्न और आता है
कि ऐबक का वजीर कौन था। ऐबक का वजीर कौन था, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो मैंने बताया था समकालीन लेखक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने यह कहा था कि 1205 में ही गौरी ने क्या किया था, ऐबक को अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। कौन थे? उनका नाम था फख्र ए मुदब्बिर। ठीक, फख्र ए मुदब्बिर। फख्र ए मुदब्बिर जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले वजीर थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले वजीर थे। एक चीज़ और मान सकते हो इनको कि दिल्ली सल्तनत के पहले वजीर हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही ऐबक कर रहा है। और फख्र ए मुदब्बिर जो हैं ऐबक के पहले वजीर हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के भी पहले वजीर हुए। इनको भारत का पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। यह तथ्य भी, यह प्रश्न भी पूछा गया है। फख्र ए मुदब्बिर को क्या माना जाता है? भारत का पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक। ठीक, फख्र ए मुदब्बिर को भारत का पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। तो यह जो आज का हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश के प्रारंभ का समय है, तो उसके विषय में हमने देखा है। ऐबक की मृत्यु कब होती है मैंने बताया नहीं, इसमें क्या कहते हैं छूट जाता पॉइंट अभी। तो 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में ऐबक जो है चौगान खेल रहा था। ठीक, चौगान एक खेल होता था जिसे आधुनिक रूप से पोलो कहा जाता है। ठीक, घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है। तो चौगान खेल रहा था, घोड़े पर से गिरने की वजह से इसको काफ़ी गंभीर चोटें आई, फिर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है। कई लोग उसको इसका पुत्र नहीं मानते हैं, जबकि कई इतिहासकार मानते हैं। उसका नाम था आराम शाह। ठीक, 1211 में 1210 से 1211 तक शासन करता है। 1211 में इल्तुतमिश ने इसे जूद के युद्ध में, एक युद्ध होता है जूद, जूद के युद्ध में इसे पराजित किया। किसको? आराम शाह को। और फिर इल्तुतमिश स्वयं दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का राजा यानी शासक बन जाता है। ठीक, तो हमने दो शासकों को देखा, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है, जिसे जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया और स्वयं उसका शासक बन जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा आज का हमारा जो यह लेक्चर है इसी पर समाप्त होता है। हमने जितने भी इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं, उनको भी क्लियर किया है। अगला जो इसका हो सकता है प्रैक्टिस सेट जब आएगा तो उसमें इससे संबंधित जो और तथ्य छूटे हुए हैं या फिर प्रश्न कैसे बनते हैं उसको लेकर के भी हम पूरे प्रश्नों को रखेंगे, ताकि प्रश्नों के माध्यम से भी हमें जो डाउट है वह हमारा क्लियर हो जाए। तो अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है लगभग तय माना जा रहा है कि उसका जो एग्ज़ाम है जनवरी या फरवरी के बीच में कराया जा सकता है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग वो सोचते हैं कि जब हमारा समय एग्ज़ाम का डेट घोषित होगा तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी से आप रेगुलर पढ़ाई करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए अभी टीजीटी पीजीटी का, हमारे जो सोर्सेज हैं उसको कौन कौन से सोर्सेज अपनाया जाए, प्रैक्टिस सेट कैसे किया जाए, उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे, आपसे परिचर्चा करेंगे उसके विषय में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर ऐसे कोई कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट हैं जो आपको समझ में नहीं आए, या फिर हमारा लेक्चर कैसे आपको लगा, अच्छा है या ख़राब है, अपना उस पर कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन दीजिएगा। और हमारे वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए और लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे,
इसके लिए क्या कहते हैं, ताकि हम लोग और ज़्यादा वीडियो इसके माध्यम से बनाएं और आपकी तैयारी में इसका बेनिफिट मिल सके आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।